फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमारी सब्सक्राइबर सीमा जी ने दिया है। सीमा जी यूपी के रहने वाली हैं, यूपी के रामपुर की। और जी कहानी है, ये है यूपी का बॉर्डर के पास में, दिल्ली यूपी के बॉर्डर के पास में शहादरा का। तो चलते हैं दोस्तों सीमा जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो कोई मिस ना कर पाए। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे नाइट के एक सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। ये जो कहानी है ये मेरी एक सहेली की है। सन 1992 की बात है। मेरी जो सहेली है ये बॉर्डर पर रहती थी, दिल्ली और यूपी की। इनके पिताजी थे, वो एक बस ड्राइवर थे, एक स्कूल का बस चलाया करते थे। और उनकी रोजी रोटी जो कुछ माना जाए सब उसी ड्राइवरी के काम से चलता था। जो हमारी सहेली थी वो भी अब जवान हो चुकी थी, करीब 19 साल की उम्र हो चुका था। एक वो शादी के फंक्शन में गए थे अपने रिश्तेदार के पास में। वो शहर लखनऊ के आसपास में था उनका। शादी मेंटेन करके अपना और वापस आ रहे थे और रास्ते में ही मेरी सहेली का तबीयत खराब हो गया था। घर पहुँचे तो कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया था, लेकिन इलाज करने के बाद में मेरी सहेली ठीक हो गई थी। तो मैं आगे की कहानी अपनी सहेली की ही जुबानी बताती हूँ। रात का समय था। मेरे पिताजी तो अभी ड्यूटी से वापस नहीं आए थे कि उनका जो स्कूल बस था वो बहुत दूर उनका स्कूल था और स्कूल बच्चे छोड़ कर के स्कूल बस को स्कूल में लगा कर के तब वो आते थे। टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, तो वो करीब कभी 7 बजे तक आ जाते थे, कभी 9 का टाइम हो जाता था। मेरी माँ तो गुजर चुकी थी और मेरा एक छोटा भाई था, मेरे से 4 साल छोटा। और इतना ही परिवार था। हम एक किराए के मकान में रहते थे। यही मकान हमें लिए हुए कुछ ही दिन हुआ था। जब हम शादी से लौटे थे तो मेरा तबीयत खराब हो गया था, लेकिन इलाज हुआ तो मैं ठीक हो गई थी। हाँ, उसी के बाद में मुझे अकेले से डर लगने लगा था, पता नहीं क्यों। जहाँ भी घर में अकेली होती थी मुझे लगता था कि मेरे आसपास में कई लोग घूम रहे हों। उनकी आवाज़ें मुझे सुनाई पड़ती थी, मैं महसूस करती थी और डर जाती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कोई दिखाई तो नहीं पड़ता था, लेकिन मैं उनको महसूस कर रही थी। पता नहीं मेरे साथ में क्या हो रहा था। और ऐसी बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, मुझे पर कोई विश्वास भी नहीं करता। अब मैं मजाक नहीं बनना चाहती थी कि लोग बाग मुझे पागल कहे कि इसको दिन में ही भूत दिखाई पड़ता है। अब भरी दोपहरी में भी मुझे वही हालत होता था। जहाँ अकेले बैठती थी अब मुझे डर लगने लगता था कि आसपास में कोई है, चल रहा है, उसके कदमों की आवाज़ सब कुछ महसूस होती थी। ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा। मैं
अकेले सोने की कोशिश नहीं करती थी रात में भी। मैं अपने छोटे भाई के साथ में एक कमरे में अलग अलग हम सोते थे और पिताजी एक कमरे में सोते थे। 2 ही कमरे का हमारा वो किराए का घर था। मुझे अच्छी तरह याद है, संडे की रात थी और हम लोग खाना वाना खा कर के अपने कमरे में भाई के साथ में अपनी टीवी देख रही थी और उसके बाद भाई भी सो गया तो मैं टीवी बंद कर दी और मैं भी सो गई थी। रात को करीब 12-1 बजे मुझे ऐसा लगा था कि मेरे बिस्तर पर कोई है। मैं चौंक करके उठ गई थी, लेकिन मैं देखा कि मेरे बिस्तर पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। भाई की तरफ देखा, भाई भी सो रहा था और डर के मारे मैं कमरे की लाइट बंद नहीं करती थी रात में भी। फिर मैं जब किसी को नहीं पाया अपने बिस्तर पर, मैं फिर सो गई। जब मेरी ऐसा महसूस हुआ मेरे साथ में कि मेरे शरीर से कपड़ा कोई खींच रहा है, निकाल रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। अब मैं रोकना चाह रही हूँ कि ऐसा कोई ना करे, कौन है जो कर रहा मेरे साथ में, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। ऐसे लग रहा था कि शरीर मेरा एकदम सुन्न सा पड़ चुका है, मैं बेजान की तरह हो गई थी। मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी पलकें नहीं खुल रही थी। मैं बोलना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी। बस एक पत्थर की तरह मैं बन चुकी थी और वो मेरे सारे कपड़े उतार चुका था। मुझे सब कुछ महसूस हो रहा था। मैं रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी कि मेरे साथ में ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मान रहा था, क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी, ना विरोध कर रही थी। वो अपना मनमानी करता रहा मेरे साथ में, मेरे जिस्म के साथ में खेलता रहा। मैं रो भी नहीं सकी, ना मैं चिल्ला सकी। बस मैं एक बेजान पत्थर की तरह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। पता नहीं कब तक ये मेरे साथ में चलता रहा और फिर मुझे कोई होश नहीं रहा था। जब मुझे होश आया तो सुबह होने जा रही थी और मैं एक भयानक सपना समझ करके, मेरे सब कुछ याद था, लेकिन रात में मैंने बहुत भयानक सपना देखा है। लेकिन जब अपने शरीर को देखा तो कांप गई। मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं थे। मैं बर्बाद हो चुकी थी, लुट चुकी थी कहा जाए तो। पता नहीं कौन मेरे साथ में ऐसा किया था। मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहने अपने और मेरे आंखों से अब आंसू निकल रहे थे। मैं भाई को भी बताऊं तो कैसे बताऊं, पापा का भी बताऊं तो कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अंदर ही अंदर रोए जा रही थी। भाई भी उठ गया था, मेरा चेहरा देख करके बोला, दीदी तबीयत ख़राब है क्या तुम्हारा? तो मैंने बोला, हाँ मेरी तबीयत ख़राब है भाई, तो चलो डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं। यानी कि हाँ चलेंगे, तुम नहा धो लो, फ्रेश हो लो, नाश्ता वास्ता कर लो, फिर चलेंगे डॉक्टर के पास में। मैं उसको टाल गई थी। पिताजी भी मेरे से पूछे तो मैं भी वही बहाना बनाई कि तबीयत मेरा सही नहीं है। मैं अंदर अंदर एकदम डरी हुई थी कि आखिर मेरे साथ में ये सब किसने किया, जबकि अंदर से कमरा मैंने जो बंद किया था सिटिकनी वैसे के वैसे ही था। सब खिड़की दरवाजे सब बंद थे, तो आखिर मेरे कमरे में घुसा तो कौन घुसा और मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। मैं एकदम अंदर से टूट चुकी थी। अब मैं अपनी बात बताऊं किसे बताऊं। पिताजी भी
चले गए थे काम पर। भाई को भी मैंने बला फुसला के स्कूल भेज दिया था। मैं बोला कि मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, तुम चले जाओ स्कूल। एक मेरी रिश्तेदार रहती थी जो 1 किलोमीटर की दूरी पर थी, वो मेरी बुआ थी। अब मैं बुआ के पास में पहुंच चुकी थी। अब बुआ को मैंने सारी एक एक बात बताई थी। बुआ मेरी बात समझ कर के और चौंक गई थी और उनके आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, लल्ली, जब तेरे साथ में ऐसा सब कुछ चल रहा था तब तू मेरे पास में आ जाती ना, मैं लेके कहीं दिखाती, गुरुजी के पास लेके चलती, तेरा इलाज तो हो जाता, ऐसा नौबत तो नहीं आता। लेकिन अब तो जो होना था हो चुका था। अब बुआ मुझे अपने एक दूर गुरुजी रहते थे, वहाँ से भी काफ़ी दूर था, वो उनके पास में ले गई थी। वो गुरुजी थे बुजुर्ग आदमी, करीब 60-65 से साल के ऊपर ही लग रहे थे। अब मेरी बुआ ने सब कुछ उनको एक एक चीज़ डिटेल से बताया कि मैं जब शादी में गई थी और तब वापस आ रहे तभी से मेरा ये हालत हुआ था। गुरुजी ने सब कुछ देखा। वो बोले कि बेटा, तेरे ऊपर कोई जिन का साया आ चुका है और ये जल्दी से तुझे छोड़ना नहीं चाहता है, मुझे कुछ करना पड़ेगा तेरे लिए। अब बुआ बोली कि बाबा, जो करना है करो, ये मेरी बेटी है, मैं बेटी से बढ़कर इसको मानती हूँ, इसकी माँ नहीं है। ये अपना घर बार सब कुछ संभाल चुकी है, अपने भाई को, अपने पिता को। अब जो भी काम करती है यही करती है, इनका माँ तो है नहीं। पढ़ाई भी करती है, घर बार भी संभालती है। तो ऐसा कीजिए कि उस जो भी जिन है, जिन्नात जो भी है, उससे पीछा छूट जाए। वो गुरुजी बोले कि हाँ, टाइम लगेगा, मैं पूजा करता हूँ, आप लोग बाहर बैठ जाओ। और वो अपने पूजा में लग चुके थे। करीब 1-1.5 घंटा के बाद में मेरे बुआ को उन्होंने बुलाया था। बुआ चली गई थी अंदर और फिर करीब आधे घंटे के बाद में वो आई थी, तो एक ताबीज़ लेकर के आई थी और मुझे गले में पहना दिया था। और फिर हम वहाँ से चल पड़े थे अपने बुआ के घर पर। बुआ ने रास्ते में बोला था कि लल्ली, मैं तेरे साथ में चलूँगी, कुछ दिन तेरे घर पर रहूँगी, तू डर मत, या तू मेरे साथ में रहना चाहती यहाँ रह ले। मैंने बोला कि बुआ, आखिर मेरे भाई को कौन देखेगा, मेरे पिताजी का खाना कौन बनाएगा, मैं अकेले तो हूँ नहीं। बुआ मेरी बात समझ गई थी, बोली, लल्ली, मैं चलूँगी तेरे साथ में। और बुआ भी मेरे घर पर आ गई थी। रात में हम बुआ के साथ ही सोते थे। और सही कहूँ, ताबीज़ पहनने के बाद में मुझे जो डर लगा रहता था कि आसपास में कोई घूम रहा है, अकेले में जहाँ बैठती थी, वो सब एकदम बंद हो चुका था। अब मुझे अकेले में डर नहीं लग रहा था, मन में बहुत शांति थी। और उसके बाद में जो घटना हुआ था वो दोबारा मेरे साथ में कभी नहीं हुआ। अब इस बात को तो काफ़ी साल बीत चुके हैं। मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं। भगवान किसी को ऐसा दिन कभी नहीं दिखाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी सब्सक्राइबर सीमा जी की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उसमें भी बहुत मज़ेदार कहानियाँ अपलोड है, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो
कल मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।